Namaskar, welcome to Camp Siksha. Today we are going to discuss 10 questions in 10 minutes from the section called General Organic Chemistry, sometimes called as GOC, and isomerism. So let's begin. तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से इन चारों में से कौन है जिसका पीके वैल्यू सबसे लोएस्ट होगा। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि के वैल्यू जिसकी जितनी हाईएस्ट होती है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है जी। तो पीके वैल्यू अगर ये आपसे कह रहा है तो पीके वैल्यू उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल चलता है। मतलब पीके अगर ये आपसे लोएस्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब वो पूछ रहा है इन चारों में से आपको वो छांटना है जिसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो। तो आपको इन चारों ऑप्शन में छांटना है कि किसकी एसिडिटी सबसे हाईएस्ट है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको चारों ऑप्शन के कॉन्जुगेट बेस बनाने पड़ेंगे। मतलब आप सबसे पहले क्या किया करो, सबसे पहले आप इनके हाइड्रोजन हटा के वहां पे माइनस लगाया करो। जैसे मान लो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन, फिर COO माइनस, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे COO माइनस, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे COO माइनस, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन की चेन और यहाँ पे COO माइनस। तो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेसिस मोर इज द एसिडिटी ऑफ दैट एसिड। तो मतलब आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव चारों में से किस जगह पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे को ये नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखने के लिए यहाँ से हेल्प मिल रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जबकि यहाँ पे जो चेन जुड़ी हुई है साइड में वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ये तो इसको डोनेट करेंगे, जबकि sp हाइब्रिडाइज में 50% s करेक्टर होने की वजह से इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी होगी। सिमिलरली इसके पास भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी होगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी होती है sp हाइब्रिडेशन के, sp हाइब्रिडाइज कार्बन्स के पास। दैट्स वाई ये इससे क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इस नेगेटिव को क्या कर देगा, इस नेगेटिव को मोस्ट स्टेबल करेगा। और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो दैट्स वाई अगर आप देखोगे कि कौन ज्यादा एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम हाइब्रिडेशन। मतलब आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन सेम है। तो आपको एक एक करके सबको बना के देखना पड़ेगा। खोल के थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख लोगे, आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो सारे हाइड्रोजन्स लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। फिलहाल आप देखो कि इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो बॉन्ड पेयर अगर आप काउंट करोगे और लोन पेयर काउंट करो और बॉन्ड पेयर काउंट करो, तो लोन पेयर तो इनमें किसी में भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं बॉन्ड पेयर की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ बॉन्ड पेयर आपके पास 3 दिख रहा है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ देखोगे तो दोनों तरफ से सिर्फ एक ही अटैचमेंट है, दैट्स वाई बॉन्ड पेयर आपके पास 2 है, इसलिए ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ देखोगे तो ये कार्बन आपका 3 तरफ से अटैच है, दैट्स वाई ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। सिमिलरली अगर इसको देखोगे तो इसमें आपके पास अटैचमेंट्स कितने, 3 तरफ से है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसमें 3 तरफ से है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसमें 4 तरफ से अटैचमेंट है, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसकी बात करोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा, ये sp आएगा, ये sp आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कितनी तरफ से अटैच है। तो ये 2 तरफ से अटैच है, दैट्स वाई sp हाइब्रिडाइज। और इसकी बात भी करूं तो ये 2 तरफ से अटैच है, दैट्स वाई sp हाइब्रिडाइज। लास्ट वाले ऑप्शन को आप चाहो तो दोबारा से खोल के बना सकते हो इसको भी। लास्ट वाले ऑप्शन को आप चाहो तो ऐसे करके खोल के बनाओ और इसका आप हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करो। इसमें अगर आप देखोगे तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसके बॉन्ड पेयर भी हैं 3, जिसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसको देखोगे तो इसके भी बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसके भी बॉन्ड पेयर है 3, जिसकी वजह से ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इसको देखोगे तो इसके बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 3 हैं, जिसकी वजह से ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इन शॉर्ट मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये देखो कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसने बना रखे हैं आसपास। अगर कार्बन 4 तरफ से अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर 3 तरफ से अटैच है तो sp2 हाइब्रिडाइज है, और अगर उसका अटैचमेंट्स आपका अगर 2 तरफ से हो रहा है तो sp हाइब्रिडाइज है। तो आपको इन शॉर्ट ये देखना है कि सबकी हाइब्रिडेशन क्या है। तो मेरे को ऐसा ऑप्शन मिल चुका है जिसमें सारे कार्बन्स की हाइब्रिडेशन सेम है, वो है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में बताओ कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है गिवन मॉलिक्यूल। कुल मिला के बात ये है, देखो जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब है सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स दिखाने के लिए आपके पास ये होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ी हुई चीज, दोनों चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। इफ दिस इज ए दिस हैज टू बी बी, इफ दिस इज सी दिस हैज टू बी डी। अगर आपके पास कभी डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम चीज जुड़ी हुई है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा ही नहीं, जिस कारण की वजह से ज्योमेट्रिकल वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अगली बात, ये ऑप्शन भी कट गया।
ठीक है। अगली बात रही ये कि ऑप्टिकल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिकल दिखाने के लिए आपके पास एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो 4 डिफरेंट चीज़ों से अटैच्ड हो। तो क्या आपको ऐसा कोई कार्बन दिख रहा है जो कि 4 डिफरेंट अटैचमेंट से अटैच्ड है? हाँ जी, ये कार्बन मेरे को नज़र आ रहा है जो कि 4 डिफरेंट अटैचमेंट से अटैच है। दैट्स व्हाई दिस कार्बन विल कॉल्ड एज़ योर क्या? कायरल कार्बन एंड दिस विल रिजल्ट इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है कि आप इसमें से निकालो कि ये जो आपका कार्बन और सीएल बॉन्ड है, कहाँ सबसे स्मॉलेस्ट है? ये पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में इस देखते के साथ ही एक बड़ी बात पकड़ में ये आ रही है कि दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जिसमें रेजोनेंस हो सकती है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो सकता है? इसमें ऐसा हो सकता है इस ऑप्शन में कि यहाँ पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर सकते हैं और रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएँगे और ये इधर चला जाएगा। इट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH अ, और यहाँ पे है Cl और इसके पास अगर लोन पेयर होंगे तो दिस इज द ओनली ऑप्शन इन तीनों में से जिसमें आपके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जैसे ही ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वैसे ही इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो परफेक्टली सिंगल बॉन्ड था उसके अंदर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो गया और आप जानते हो डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है तो इन दोनों केसेस में आपके पास परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है और परफेक्ट सिंगल बॉन्ड ऑब्वियसली बड़ा होता है जबकि इस केस में आपका जो सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आना शुरू हो गया और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होते ही उसकी स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगी दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पास ये क्या है? ये आपकी एक ट्रांसफॉर्म है और ये आपका क्या है? ये आपका सिस फॉर्म है। इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिजाइन करा हुआ है। अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म इनका आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है सिस की कम होती है क्योंकि ट्रांस में बड़े बड़े जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं वो दूर-दूर लगे हुए हैं तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा-सा ज़्यादा स्टेबल होता है जबकि इसमें रिपल्शंस हो जाएँगे और ये कम स्टेबल होता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए क्या ये दोनों एक-दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? हाँ जी, ये दोनों एक-दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो ट्रांस का तो डायपोल मोमेंट एक-दूसरे से कैंसल आउट ही हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट है एक-दूसरे के, तो 0 ही हो जाएगा डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर सिस की बात करें तो सिस का डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रहेगा। तो डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डायपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा, ट्रांस का कम, ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा। और बाकी रही बात लास्ट पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि भाई पोलैरिटी आपकी ऑब्वियसली जिसका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो गया वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा, जिसका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है वो पोलर होगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी मोर पोलर, दिस विल बी लेस पोलर, ये ज्यादा पोलर ये कम पोलर, और जो ज्यादा पोलर वो पोलर में ज्यादा डिजोल्व होगा। ये कह रहे हैं ना सॉल्युबल इन पोलर, मतलब पानी में डिजोल्व होगा कि नहीं, तो पानी में वो चीज ज्यादा डिजोल्व होती है जिसकी पोलैरिटी हाई होती है। तो इन दोनों में से इसकी पोलैरिटी हाई है, इसकी पोलैरिटी लो है, दैट्स व्हाई ये ज्यादा सॉल्युबलाइज होगा, ये कम सॉल्युबलाइज होगा। जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ वन इज मोर सॉल्युबल देन सेकंड, तो यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो रहा होगा, बाकी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स निकालने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फंक्शनल ग्रुप ही तो निकालने हैं। सिंपल सा देखो, ये आपके पास एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये आपके पास एक अमीन फंक्शनल ग्रुप, ये आपके पास एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा का पूरा एक एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा का पूरा एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप, और ये पूरा का पूरा एक एसिड फंक्शनल ग्रुप। बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको एस्टर की तरह सोचने लगते हैं, सोचते हैं ये एस्टर है, कुछ बच्चे सोचते हैं ये कीटोन है और ये अमीन अलग से है, ये इनको अलग अलग काउंट करने लगते हैं। तो अलग अलग काउंट ना करें, ढंग से देखें, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है। ठीक है, तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये एक दूसरे के टॉटोमर है? हाँ जी, ये एक दूसरे के टॉटोमर है, क्योंकि अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इधर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अगर आपका मैं क्या कर दूं, इधर शिफ्ट कर दूं इस ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूं, तो एक तरह से ये कीटो फॉर्म जैसा बिहेव करेगा और ये इसके इनोल जैसा बिहेव करेगा। तो हाँ, ये टॉटोमरिज्म तो है, एक दूसरे के टॉटोमर्स तो है। नेक्स्ट कह रहे हैं कहते क्या ये मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? हाँ जी, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि अगर आपके पास कभी ये सिचुएशन बनती है, एक तरफ लोन पेयर है, एक तरफ आपके पास कुछ भी जुड़ा हुआ है लेट्स से, और यहाँ पे समथिंग ए समथिंग बी है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकती है, क्योंकि दूसरी बार में ऐसा हो सकता है कि इधर ए इधर बी, और अगली बार में लोन पेयर इधर आ जाए और वो जो इधर जुड़ा हुआ था वो इधर आ जाए। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, जैसे सिस ट्रांस होता था उस तरीके से बना सकता है। नेक्स्ट कह रहा है हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट चेंज। क्या इन दोनों में हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन चेंज हो रही है कि नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन चेंज हो रही है कि नहीं, इसके लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो। तो इधर से देखो तो
एक बॉन्ड इधर से अटैच है, एक बॉन्ड इधर से अटैच है, दो अटैचमेंट्स हैं, इधर भी दो अटैचमेंट्स है, और दो जब अटैचमेंट्स ही सेम है तो हाइब्रिडेशन भी सेम होगी, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंगल करेक्ट में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन विल गिव द फास्टेस्ट डीप्रोटोनेशन, मतलब सबसे आसानी से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, जो यहाँ है, जो यहाँ है या फिर यहाँ है। तो अगर देखो सबसे आसानी से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, वो सोचने के लिए आप क्या किया करो, जो भी हाइड्रोजन है उसे रिमूव कर दिया करो। लेट्स से ये वाला हाइड्रोजन है, मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करूँ और रिमूव करने के बाद वहां पे बनाओ नेगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा माइनस। तो ये सबसे आसानी से निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस बनने के बाद अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपली उसको हाइड्रोजन को हटाना है और उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद वहां पे माइनस बनाना है और देखना है क्या वो माइनस किसी फिनोमिनन की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। अगर वो माइनस स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी फिनोमिनन, तो आप कहोगे कि हाँ जी ये स्टेबिलिटी पा रहा है, दैट्स वाई ये इस हाइड्रोजन का निकलना फेवरेबल था। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो देखो इसको स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है, ये दो बार रेजोनेंस कर लेगा, एक बार यहाँ रेजोनेंस करेगा, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन और आगे जाएंगे और रेजोनेंस करेगा, तो ये दो बार रेजोनेंस करेगा इस तरह से। वैसे कहने को ई भी निकल सकता है और ई निकलेगा तो वो एक तरफ रेजोनेंस करेगा, जबकि ये दो बार रेजोनेंस कर रहा है। तो मोर द डिस्पर्शन ऑफ द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई दिस विल बी मोर स्टेबल चार्ज, इसलिए ये जो डी पे जो हाइड्रोजन होगा उसका निकलना सबसे आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में मैं आपको पहले ही बता दूं, जब भी कभी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे ब्रिज हेड वाला, तो इसको याद रखना, ब्रिज हेड कार्बन पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, और एक और बात मैं आपको बता दूं, ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, ये कभी नहीं होता। दिस इज हाईली अनस्टेबल सिचुएशन, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड कभी भी नहीं आता। इसलिए देखते के साथ ही इसे तो काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इसने क्या कर रखा है, इसने इसने ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव बना रखा है, वो तो हो ही नहीं सकता। बाकी बचे हुए ऑप्शंस में आप क्या करो, सिंपली जो कार्बन है उसके पॉजिटिव के बराबर में कितने हाइड्रोजन हैं उसको काउंट करो। तो कार्बन के पास आसपास कितने हाइड्रोजन्स हैं उनको काउंट करके आप बोल सकते हो कि उतने वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, एंड मोर दी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मोर दी स्टेबिलिटी, दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो यहाँ कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास बराबर में दो मिथाइल हैं, तो मतलब छह हाइड्रोजन है, तो छह हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से कर लेगा। यहाँ आपके पास क्या है, इधर आपके पास इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन होंगे तो तीन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेगा, एक हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से करेगा और तीन यहाँ से करेगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितने हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और इधर देखेंगे तो इधर ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन है जो कि पार्टिसिपेशन करेगा नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम किसके अंदर होंगी, इसके अंदर होंगी, दैट्स व्हाई मोस्ट स्टेबल विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से इनोल किसका बनाएंगे तो सबसे लीस्ट स्टेबल इनोल बनेगा। शायद अगर आपने एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो इसको देखते के साथ ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि अगर आप मान लो इसका इसका आप इनोल बनाओ, जैसे ही आप इसका इनोल बनाओगे, इसका इनोल बनाते ही होगा क्या, इस वाले हाइड्रोजन से इसका इनोल बना लो, इस वाले हाइड्रोजन से इसका इनोल बना लो, इस वाले हाइड्रोजन से इसका इनोल बना लो, दैट्स वाई इसका इनोल बन के ये हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन की वजह से इनोल बन के ऐसा हो जाएगा, और इस वाले हाइड्रोजन की वजह से इनोल बन के ही ऐसा हो जाएगा। तो सिंस इनोल कैसा हो गया, इनोल आपका एरोमेटिक हो गया, तो इसका इनोल तो बहुत 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 स्टेबल हो गया। अगर ये क्वेश्चन होता कि मोस्ट स्टेबल इनोल कौन बनाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होता, लेकिन फिलहाल आपसे पूछ रहा मोस्ट अनस्टेबल इनोल कौन बनाएगा, तो आपको ये ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसके ये वाले हाइड्रोजन को लेके इनोल बनाओगे, वैसे ही ये कैसा बन जाएगा, वैसे ही ये ऐसा बन जाएगा। और इसको अगर आप एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हैं तो आपको शायद पता हो, ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी लेस स्टेबल। तो बीइंग वेरी वेरी लेस स्टेबल ये नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई इसका जो इनोल है वो लीस्ट स्टेबल बनेगा। So this was a quick revision for general organic chemistry and isomerism topic, 10 questions in 10 minutes. Okay, so आज के लिए इतना ही। Thank you. I hope I helped you. Please subscribe Chem Shiksha. Thank you.